गुड आफ्टरनून। लेबर लेजिस्लेशन में हम इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट पढ़ रहे हैं। कुछ डेफिनेशंस अपने लास्ट लेक्चर में देखी, अभी बची हुई कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। ये डेफिनेशन इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि जब ये टर्म बार बार स्टैंडिंग ऑर्डर में या ये करिकुलम में जब रिपीट होता है तो अपना कुछ खास मायना रखता है। और जब हम ये स्टैंडिंग ऑर्डर इम्प्लीमेंट करते हैं उस समय तो खास मायना रखता है कि हमारा संस्थान या हमारी एक्टिविटी या हमारा जो व्यवहार है वो ये एक्ट के तहत आता है कि नहीं। अदरवाइज किसी भी लॉ का जब इम्प्लीमेंटेशन होता है या कोई बोलता है कि ये लॉ आपके इस्टेब्लिशमेंट को लगता है तो लॉट ऑफ वरीज वाला आइटम रहता है। तो उसको मद्दे रखते हुए डेफिनेशंस को अपने को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अब वन ऑफ द डेफिनेशन जैसी है कि भाई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट डिफाइन किया है। स्टैंडिंग ऑर्डर का यदि हम ऑब्जेक्टिव देखें तो उसमें उन्होंने बोला है टू प्रोवाइड फॉर precise provisions in respect of certain employment condition in industrial establishment। अब इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट 2-3 एक्ट में डिफाइन किया है और उसकी वही डेफिनेशन स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में भी ली गई है। लाइक स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट मीन्स पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में सेक्शन 2 के अंतर्गत क्लॉज 2 में जो डेफिनेशन दी गई है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की वही डेफिनेशन यहाँ पे लागू है। फैक्ट्री एक्ट में क्लॉज एम में सेक्शन 2 के क्लॉज एम में जो डेफिनेशन दी गई है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की वही यहाँ पर भी लागू है। रेलवे एक्ट में फिर से सेक्शन 2 के क्लॉज 4 में जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन दी गई है वही यहाँ पे लागू है। नेक्स्ट है मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स। अपन ने देखा कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स है ऑर्डर्स इन इफेक्ट। हम बहुत बार हर रोज़ की बोलचाल में बात करते हैं कि यहाँ पे ये रूल लगता है, इस रूल के अंतर्गत हम ये कृत्य नहीं कर सकते। तो जो रूल्स होते हैं उस रूल्स के आधार के ऊपर ही ऑर्डर्स बनाई जाती है। तो अभी मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर मीन्स स्टैंडिंग ऑर्डर्स प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 15। इस एक्ट के सेक्शन 15 में जो स्टैंडिंग ऑर्डर प्रिस्क्राइब की गई है, प्रिस्क्रिप्शन ये शब्द आता है मेडिकल साइंस से। डॉक्टर हमें दवाई देता नहीं है, वो प्रिस्क्राइब करता है। प्रिस्क्राइब करता है मीन्स वो रिकमेंड करता है हमें कि आप ये दवा लोगे तो आपको आराम पड़ेगा। वैसे ही इस एक्ट के सेक्शन 15 में जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स प्रिस्क्राइब की गई है वो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स है। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स को हम दूसरे भी नज़रिए से देख सकते हैं या कॉमन लैंग्वेज में ऐसा सोच सकते हैं कि एक उन्होंने स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दिया है। अब आइदर उसको पकड़ते हुए आप दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाइए जिसे सर्टिफाई करेगी गवर्नमेंट कि वो नए रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड बना के दिए हैं उससे तालमेल खाते हैं या नहीं। थोड़ा बहुत डेविएशन यदि है उसमें और वो डेविएशन यदि एम्प्लॉय या कामगारों के हित में है तो गवर्नमेंट अलाउ भी करती है। तो गवर्नमेंट का एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडिंग ऑर्डर्स है जिसको मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स बोला जाता है। देन प्रिस्क्राइब का अर्थ होता है मीन्स इस एक्ट में प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। वो रूल्स जिसके तहत ये स्टैंडिंग ऑर्डर प्रिस्क्राइब की गई है, रिकमेंड की गई है, वो किसने बनाए हैं वो रूल्स? तो वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन अपन ने स्टार्टिंग में देखी कि वो सब संस्थान जो सेटअप किए गए हैं, ऑर्गेनाइज किए गए हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं, यदि वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किए जाते हैं तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है। बाकी सब
केसेस में स्टेट गवर्नमेंट है। तो वो सब संस्थान जो प्राइवेट सेक्टर में है, वो सब संस्थान जो प्रोप्राइटरी लेवल पे है, वो सब संस्थान जो कोऑपरेटिव सेक्टर में है, और वो सब संस्थान जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, ये सब के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टैंडिंग ऑर्डर्स। स्टैंडिंग ऑर्डर्स मीन्स रूल्स रिलेटिंग टू मैटर्स सेट आउट इन शेड्यूल। शेड्यूल, अब शेड्यूल का अर्थ होता है जैसे एक अटैचमेंट, एक डॉक्यूमेंट है, उसके साथ में भी आप वो ये किताब है और इसके साथ में मैं ये डॉक्यूमेंट लगाता हूँ, तो हम बोलेंगे कि ये डॉक्यूमेंट इसका शेड्यूल है। शेड्यूल मीन लिस्ट, शेड्यूल मीन्स एनक्लोजर, शेड्यूल मीन्स एनेक्शन। पर क्योंकि ये लीगल भाषा है, इसलिए उसमें शब्द शेड्यूल ही इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियंस इस एक्ट के लिए, ट्रेड यूनियंस मीन्स वो यूनियन जो इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में रजिस्टर्ड हुई है। हमारे देश में प्रावधान है कि वर्कर्स अपनी यूनियन एंड ऑफिसर्स जो वर्कर्स नहीं है, या सुपरवाइजर या क्लरिकल स्टाफ है या ऑफिसर लोग हैं, ये लोग एसोसिएशन बना सकते हैं ट्रेड यूनियन एक्ट में। तो यहाँ पे भी ट्रेड यूनियन की परिभाषा, वो सब ट्रेड यूनियन जो उस समय के लिए ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्टर की गई है, वो यूनियन इस एक्ट के तहत ट्रेड यूनियन कही जाएगी। देन वेजेस एंड वर्कमैन, इसका अर्थ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में दिया गया है। वेजेस यानी क्या और वर्कमैन यानी क्या, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो परिभाषा दी गई है वेजेस एंड वर्कर्स की, वही परिभाषा इस एक्ट के किसी प्रावधान को इंटरप्रेट करते समय उसी परिभाषा को मद्देनजर रखते हुए की जाएगी। अब इसके आगे है, अब तो ये डेफिनेशन वाला ये पार्ट अभी जैसे खत्म हो गया है। अब है गवर्नमेंट ये बोलती है या लॉ मेकर से बोलते हैं कि वो सब एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे पिछले 12 महीने में 100 या 100 से ज़्यादा कामगार कार्य कर रहे थे, ऐसे सब संस्थानों को स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट लगेगा। अब स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट लगेगा मीन्स क्या, गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड सेट ऑफ रेगुलेशंस बोले हैं, जिसको हम बोलते हैं कि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर। तो ये प्रावधान ऐसा है, एप्लीकेशन ऑफ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का बोलना है कि वो संस्थान जहाँ पे 100 या 100 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, पिछले 12 महीने में कर रहे थे, ऐसे सब संस्थानों को स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट लगेगा। और वो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स को यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और चाहे तो वो अपनी खुद की भी बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स के ऊपर देखेंगे। धन्यवाद।